हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनजातियां डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार हम ये डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो भी आप एमपीजीके के हमने बनाए हुए हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके और भी सारे लेक्चर देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो इसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है जनजाति की। जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार, 25 के अनुसार है, याद रखना है। 24 के अनुसार तो अनुसूचित जाति की बात की गई है। 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य है उन जनजाति समुदाय या अन्य या उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। तो दो अनुच्छेद याद रखना है, 366 का 25 के अनुसार और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। और इनकी परिभाषा देखने को मिलती है संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 में, याद रखना है। इनकी परिभाषा देखने मिलती है 366 के 25 में। तो ये दो अनुच्छेद याद रखना है आपको। तो संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय और अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ बुक से। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, तो जनजाति अथवा आदिवासी, जो आदिवासी होते हैं उन्हें ही जनजाति कहा जाता है, यानी जनजातियों को ही आदिवासी कह सकते हैं। तो जनजाति अथवा आदिवासी ऐसे मानव समूह हैं जो विकास के सोपान के निचले स्तर पर है, जो विकास से निचले स्तर पर है, विकास के पायदान में सबसे निचले स्तर पर है। शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जो प्रायः निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जो प्रायः निश्चित भूभाग पर, कम भूभाग पर निवास करती है, जिसकी अपनी खुद की भाषाएं होती है, उनकी खुद की सभ्यता होती है, सामाजिक संगठन होते हैं उनके खुद के, उन्हें ही जनजाति कहा गया है। और मध्य प्रदेश में कुल 47 जनजातियां पाई जाती है। देखिए इसमें क्या लिखा है, 47 जनजाति पाई जाती है, लेकिन आपको 46 भी कई जगह कोई ना कोई बुक में देखने को मिलेगी। विकिपीडिया में क्या लिखा है, 46 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और इसमें 47। तो देख लेना इसको आप थोड़ा अच्छे से, लेकिन आप इसके अनुसार याद रखें 47 भी सही है, 46 भी सही है। विकिपीडिया में 46 लिख रखा है। तो मध्य प्रदेश में कुल 47 जनजातियां पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या अलीराजपुर जिले में निवास करती है। कभी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति होता है इनका, इसका मतलब। तो राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहां पर है, यह संख्या कहां पर है, अलीराजपुर में निवास करती है। जबकि सबसे कम भिंड में, तो ये जो क्षेत्र है मालवा वाला, मालवा का अलीराजपुर, झाबुआ हो गया, धार हो गया, और इधर खंडवा खरगोन, इधर साइड मिलेंगे आपको जनजाति ज़्यादातर, क्योंकि उधर साइड पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति है, इसलिए सर्वाधिक जनजाति संख्या अलीराजपुर, जबकि सबसे कम भिंड में मिलेगी आपको। तो यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति की। तो जनजाति के पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कभी पूछा जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति को तो आपने जानते ही हैं, काहे कि हमारे इधर देखने को मिल ही जाते हैं। हम बालाघाट जिले के हैं, बालाघाट में निवास करती है, बालाघाट मंडला में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं बालाघाट जिले की, यानी बात करते हैं गोंड जनजाति की। तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है फ्रेंड्स। यह गोंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो बुक के अनुसार ही डिस्कस करते हैं। गोंड मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताओ, तो गोंड लगाना है आपको, गोंड जनजाति।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसे मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान भील का है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हुई है, लेकिन नर्मदा के दोनों और विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी क्षेत्रों में इसका अधिक घनत्व है। नर्मदा के दोनों छोर भी मिल सकती है आपको, विंध्यांचल पहाड़ी में भी कुछ कुछ है और सतपुड़ा में खासकर ज्यादा है। तो सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में इसका अधिक घनत्व है। राज्य में बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाहाट और मंडला और शहडोल जिले में गोंड जनजाति पाई जाती है। बालाहाट में ज्यादातर है, बालाहाट में मिलेंगे आपको। बालाहाट हो गया मंडला में, ये गोंड जनजाति निवास करती है। तो गोंड जनजाति से आपको समझ में आया। अब बात करते हैं गोंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसकी बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री हिस्लोप, एक नृतत्व शास्त्री रहे हिस्लोप के अनुसार गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है। तेलुगु भाषा के कोड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अर्थात यह जनजाति पहले पर्वत पर निवास करती थी, इसीलिए इसे गोंड कहलाए। कुछ लोक कथाओं में गोंडों की उत्पत्ति बूढ़ादेव अर्थात महादेव से भी बताई गई है, महादेव से हुई है या बताई जाता है। तो ये भी है एक कथाओं में, लोक कथाओं में गोंड की उत्पत्ति बूढ़ादेव अर्थात महादेव के से हुई है, यह भी बताया गया है। गोंड जनजाति के लोगों की शारीरिक बनावट कैसी रहती है वो देख लेते हैं। तो यह जनजाति में स्त्रियों का कद पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। इनकी त्वचा का रंग काला होता है। केस जो बाल होते हैं वो भी काले और खड़े होने वाले नासिक जो नाक होती है वो भी खड़ी होती है। भारी और बड़ी होती नाक थोड़ी सी। गोलाकार सिर होता है इनका, छोटे ओठ होते हैं, सुगंधित शरीर तथा मुंह चौड़ा होता है, तथा इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होता है और इनके चेहरे पर बाल कम आते हैं। पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखते और स्त्री और पुरुष दोनों शरीर सुगठित होते हैं या अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये बहुत मेहनती भी होते हैं, बहुत परिश्रमी भी होते हैं ये गोंड जनजाति के लोग। गोंड जनजाति के संबंध में अन्य तथ्य देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति व्यवसाय के आधार पर कई उपजातियों में विभाजित है। जैसे लोहे का काम करने वाले वर्ग को अगरिया कहते हैं, यह अगरिया उपजाति गोंड जनजाति की। मंदिर में पूजा पाठ करने वालों को प्रधान कहा गया है तथा पंडिताई या तांत्रिक क्रिया करने वालों को ओझा कहा गया है। तो ये सब नाम है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। पंडित या तांत्रिक क्रिया करने वालों को ओझा कहते हैं, ओझा। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई का लड़का और बहन की लड़की में विवाह का प्रचलन है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। दूध लौटावा विवाह कहते हैं, तो दूध लौटावा विवाह कहते हैं। डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें प्रचलित विवाह और कुछ कुछ है, जैसे कि दूध लौटावा विवाह, पठौनी विवाह और लाम सेना विवाह। ये 2-3 विवाह इनके प्रचलित है। गोंड जनजाति में वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने की स्थिति में वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इस सेवा विवाह भी कहा जाता है। तथा यह व्यक्ति लामा नाई कहलाता है। ये जो व्यक्ति होता है वहां सेवा करता है वह लामा नाई कहलाता है। तो लामा नाई कहलाता है। वैसे ही घर जमाई विवाह भी होता है, इसमें कई प्रकार के विवाह हैं, तो आप देख सकते हैं। इसकी उपजातियां दी गई है, एक प्रधान है अगरिया और ओझा और नागरची भी किसकी है, गोंड जनजाति की उपजाति है। और सोलहास गोंड जनजाति की उपजाति हैं। तो ये उपजातियां परीक्षा में पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, इसलिए इसको याद रखना है। प्रधान हो गया अगरिया, ओझा, नागरची, सोलहास गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। तो गोंड जनजाति से इतना ही था जो मैंने आपको बताया। फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, आप मेरे लफ्जों को ध्यान दीजिए ध्यान से। तो देखिए, जो छूट गया उसको भी देख लेना आप। गोंड जनजाति या भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका जो प्रमुख देवता होता है वो दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव या बूढ़ा देव होता है। इनके गांव का मुखिया को गोटिया कहते हैं, गोटिया। इनका जो गांव का मुखिया होता है उसे गोटिया कहलाता है। इसमें प्रचलित विवाह कौन से हैं, जैसे दूध लौटावा विवाह, पठौनी विवाह, लाम सेना विवाह। इनमें एक प्रथा है जिसका नाम है घोटुल प्रथा।
घोटुल प्रथा का संबंध गोंड जनजाति से है। इसमें लड़की और लड़के आवास में एक साथ रहते हैं, युवक और युवतियों आवास में एक साथ रहते हैं। तो गोठुल प्रथा कभी पूछी जा सकती है, गोंड जनजाति से संबंधित है। इनमें स्त्रियां आभूषण एवं गोदना अत्यधिक प्रिय करती है, तो स्त्रियां जो है आभूषण पहनती है और गोदना भी गोदाती है। इसका पवित्र वृक्ष, इस जनजाति का पवित्र वृक्ष जो है साज का वृक्ष है। साज का वृक्ष आपने सुना होगा, साज का वृक्ष इस जनजाति का पवित्र वृक्ष है। और गोंड का एक तांत्रिक होता है जो ओझा कहलाता है, अपन ने पढ़ लिए, ओझा कहलाता है जो झाड़ फूक का काम करता है। इसके प्रमुख नृत्य भी हैं कुछ जैसे कर्मा, शैला और सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य है। इनकी उपजातियां मैंने बता दिया, प्रधान, अगरिया, ओझा, गोंड इनकी उपजातियां हैं। गोंड जनजाति का पुजारी को देवरी कहते हैं, देवरी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में निवास करती है। सतपुड़ा के पर्वत में ज्यादातर देखने को मिलेगी आपको। ये बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, इधर साइड निवास करती है। तो इस जनजाति से इतना ही। गोंड जनजाति के बारे में आपने पढ़ लिया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर लेते हैं अपन अगली जनजाति की, भील जनजाति। भील जनजाति की बात करते हैं। भील जनजाति भी पूछी जाएगी पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले बात करते हैं बुक से। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरे नंबर की है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है तो भील लगाना है आपको, और भारत की सबसे बड़ी कौन सी है तो गोंड जनजाति लगाना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर, जो अपना पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मैप देखना आप, उसमें धार हो गया, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ जो खंडवा खरगोन वाला एरिया है वहां निवास करती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति परिक्षेत्र वाली जनजाति है। परिक्षेत्र यानी सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में है। यहां मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान में भी देखने को मिलेगी आपको, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती करके पूछेगा तो आपको कई बुकों में झाबुआ मिलेगा आंसर। झाबुआ अलीराजपुर में पाई जाती है क्योंकि झाबुआ से हुआ है अलीराजपुर अलग। वर्तमान में सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से अलीराजपुर जिले में है भील जनजाति। अब बात करते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के बिल शब्द से मानी जाती है। संस्कृत भाषा के बिल शब्द से मानी जाती है। यहां भी कहा गया है कि इस शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है। द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुष। क्योंकि ये जनजाति धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने का ज्ञान होता है इनको, धनुर्विद्या में निपुण रहते हैं, नॉलेज रहता है इन्हें, इसलिए इसे भील कहा गया है। तो याद रखना है, धनुष लेके घूमते थे ये जंगलों में पहले, धनुष चलाने में धनुर्विद्या में निपुण थे ये, इनको धनुष का पूरा नॉलेज था, तो इसे ही भील जनजाति कहा गया है। समझ में आ गया उत्पत्ति कैसे हुई तो इसकी। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। तो भील जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति के अंतर्गत आते हैं। भील जनजाति के लोगों का कद छोटा होता है, सामान्यतः इनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट के मध्य होती है। शरीर का रंग काला गहरा और काले घुंघराले केस यानी बाल होते हैं, चपटी नाक, चौड़े चेहरे, बड़े नाथुने और गठा बदन, एक नंबर गठा बदन रहता है इनका, और आदि इस जनजाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब निवास स्थान देखते हैं इनका कहां कहां पे निवास करते हैं। तो भीलों का निवास स्थान स्थायी नहीं होता, यह प्रातः भ्रमण करते रहते हैं। यह लोग पहाड़ी स्थान पर बांस, मिट्टी, खपरेल अथवा पत्थरों से झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनके घर आकार में बड़े खुले होते हैं। यह अपने निवास स्थान को फाल्या कहते हैं, ये डायरेक्ट आएगा पेपर में। भीलों के मकान को कू कहा जाता है, कू कभी पूछेगा आपको कू, और इनके निवास स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं, फाल्या। निवास स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं, याद रखना है, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आके वेशभूषा की बात कर लेते हैं।
देखो, भीलों में काफी कम कपड़े पहने जाते हैं। प्रातः पुरुष लंगोटी तथा सिर पर सपा बांधते हैं, जबकि स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र पहनती है। ये इंपॉर्टेंट है, अंगरखा नामक वस्त्र पहनती है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही को आभूषण प्रिय है, दोनों को पसंद है आभूषण। स्त्रियों में लाल रंग का लहंगा और ओढ़नी का प्रचलन अत्यधिक है। ओढ़नी भी है, ओढ़नी का प्रचलन अत्यधिक है। यह शरीर पर गोदना गोदवाती है और पैरों में गिल्ट लोहे की, चांदी की या मिश्र धातु के आभूषण धारण करती है। पैर में देखना इन लोग के इसमें धारण रहते हैं, जैसे कि पैर पट्टी पहनते हैं वैसे ही कड़ा टाइप का रहता है, धारण करते हैं। पुरुष कानों में चांदी की बालियां पहनते हैं, चटकन हाथों में कड़े पहनते हैं, सिर पर चकदार पगड़ी और हाथ और पांव में लोहे का और गिल्ट के कड़े भी पहनते हैं। भीलों के बाल काफी लंबे होते हैं तथा इन्हें विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। इन लोग विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। अब इनके भोजन की बात कर लेते हैं, कैसा खाना खाते हैं इन लोग। इनके भोजन तो भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ रबड़ी है। रबड़ी आ सकता है पेपर में, रबड़ी है। इसके अतिरिक्त तो मक्का, ज्वार और लावा और कूरा, उड़द की उबली दाल भी इनमें प्रचलित है। उड़द की उबली दाल, उड़द की दाल वैसे खाना चाहिए। उड़द की दाल उबली दाल भी इनमें प्रचलित है। इसके अलावा ये मांसाहारी होते हैं तथा इन्हें मदिरा पान से विशेष लगाव होता है। मदिरा पान भी करते हैं इन लोग। ग्रीष्म ऋतु में ताड़ी नामक मेघ पदार्थ का सेवन करते हैं। इसके अलावा ये मकई, जौ और महुआ आदि की कच्ची शराब बनाकर या स्वयं भी पीते हैं और देवी देवताओं के लिए भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। जो शराब बनाई जाती है इनके इसमें, वो देवी देवताओं को रूप में, प्रसाद के रूप में भी चढ़ाई जाती है। तो इनका भोजन समझ में आ गया आपको। ये ताड़ी नामक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैगा जनजाति की। तो उसके पहले मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूं एक बार, शॉर्टकट में आप सुनना है ध्यान से आपको, जिससे आपको आसानी हो याद रखने में, जो भी अगर छूट गया हो जो इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं भील जनजाति का। मैंने आपको शॉर्टकट में बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी, धनुष रखने वाला, धनुषधारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार के माने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 के अनुसार, जबकि 2001 में जनगणना हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। याद रखना है, कभी पूछा तो 2001 के अनुसार पूछेगा तो गोंड, और 2011 के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भीलों के द्वारा मनाए जाने वाला जो पर्व है वो भगोरिया पर्व है। भगोरिया पर्व अलीराजपुर झाबुआ तरफ मनाया जाता है। भगोरिया पर्व भीलों के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है। अब बात करते हैं आगे। भीलों के जो निवास स्थान है उसको कू कहते हैं। कू, जो भीलों का जो निवास स्थान है उसे कू कहा जाता है, कू कहते हैं। जबकि इनके निवास स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं। फाल्या पढ़े थे ना अपन ने अभी, फाल्या कहते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। भीलों के मन पसंदीदा गीत, इनका एक गीत भी है जिसका नाम है रेलो गीत। रेलो गीत इनका मन पसंदीदा गीत है, रेलो गीत। इनके प्रचलित विवाह कौन से? इनमें भी भगोरिया विवाह होता है, अपहरण विवाह होता है, राजा भाजी विवाह, घर जमाई विवाह, लाम सेना विवाह और गोल गधेड़ो विवाह इंपॉर्टेंट है, होली के विशेष अवसर पर होता है। गोल गधेड़ो विवाह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखना है। ताड़ पीना तथा मक्का खाना पसंद करते हैं। यह एक रंग प्रिय जनजाति है। और टीपी नायक नाम के एक व्यक्ति थे, टीपी नायक नाम के व्यक्ति, उन्होंने द भील नामक किताब भी लिखी है। पिथौरा भित्ति चित्रकला है एक, उसका संबंध भी भीलों से है। पिथौरा भित्ति चित्रकला का संबंध भीलों से है। भील जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर में। जोबट के भील, एक जोबट नाम की जगह है अलीराजपुर में। जोबट के भील पुंजा दरिया बनाते हैं। पुंजा दरिया है, इंपॉर्टेंट है, पुंजा दरिया बनाते हैं वहां पे। और भील समाज पितृ सत्तात्मक होता है।
इनके समाज में भील भिलाला पटेरिया वर्ग आते हैं। शिकारी और योद्धा भी होते हैं, ये अच्छे शिकारी और योद्धा भी होते हैं। बात करते हैं अपन अगली जनजाति की। अब अगली जनजाति है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के बारे में जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लाया। तो बात करते हैं बैगा जनजाति की। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। जो पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का मैप देखना आप, यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह मंडला, बालाघाट, शहडोल अथवा सीधी जिले में पाई जाती है। मंडला को तो बैगा चक्र क्षेत्र भी कहते हैं। मंडला को बैगा चक्र क्षेत्र भी कहते हैं। आदिवासी जिला भी बोलते हैं मंडला को। बालाघाट के जंगलों में भी बैगा जनजाति निवास करती है और शहडोल सीधी की तरफ भी। बैगा शब्द अनेकार्थी है। बैगा जनजाति का विशेष सूचक होने के साथ साथ ही अधिकांश मध्य प्रदेश में गुनिया और का पर्याय है। बैगा मूल्यतः दक्षिण भारत की जनजाति है। यद्यपि बैगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति भी कहा गया है। बैगा को क्या कहा गया है? यद्यपि बैगा को द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति भी कहा गया है। बैगा शब्द की उत्पत्ति देख लेते हैं कैसे हुई थी। तो बैगा मूल्यतः द्रविड़ जाति की आदिम जाति मानी जाती है। तो ये समझ में आ गया, याद रखना है। बैगा मूल्यतः द्रविड़ जाति की आदिम जाति मानी जाती है। बैगा जनजाति के लोगों की शारीरिक विशेषता कैसी रहती है तो देख लेते हैं। बैगा का रंग काला, त्वचा शुष्क रूखी होती है। इनके बाल लंबे होते हैं जिन यहाँ चोटी की तरह बांधते हैं। इनका कद अन्य जातियों की अपेक्षा कुछ लंबा तथा नाक चपटी होती है। इनके घर की दीवारें मिट्टी की बनी होती है तथा छत का घास फूस बिछाए जाते हैं। आगे चलते हैं, इनका रहन सहन कैसा है देखते हैं। बैगा जनजाति कम वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष कमर के भाग में हाथोप्स यानी कमीज तथा निचले भाग में पटाका लंगोटी पहनते हैं। विशेष अवसर पर इन्हें जैकेट अथवा फोटा सफा भी देखा गया है। सफा भी बांधते हैं सर पे। पुरुष हाथ में कड़े पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। वस्त्र विन्यास में महिला शरीर पर एक ही साड़ी धारण करती है। महिलाएं धोती भी पहनती है तथा इसी में अपने बच्चे को बांध लेती है। तो ये आपने देखा भी होगा। तो इनका रहन सहन देख लिया अपन ने कैसा है। अब मैं आपको बैगा जनजाति के बारे में शॉर्टकट में बताता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए बैगा के बारे में, यह बहुत पिछड़ी जनजाति है, याद रखना है आपको। यह बहुत पिछड़ी जनजाति है और यह मंडला, डिंडोरी, बालाघाट में बहुत संख्या में पाई जाती है। मंडला को बैगा चक्र क्षेत्र भी कहते हैं। बैगा जनजाति का प्रमुख देवता बूढ़ा देव और अन्य देवता भी हैं, जैसे ठाकुर देव हो गया और दूल्हा देव। बैगा सुअर पूजनीय होते हैं। बैगा गुदना प्रिय भी होते हैं, गुदना गुदाते हैं। इनका मुख्य औजार पूछा जा सकता है कुल्हाड़ी। इनका प्रमुख पेय पदार्थ जो पीते हैं इन लोग, पेज आपने पिए होंगे, सुबह चावल की बनती पेज। तो पेज जो है इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। इनका सुबह का खाना को बासी कहते हैं। जो सुबह का खाना खाते हैं उसको बासी, और दोपहर के खाने को पेज, और रात का खाना को बियारी कहते हैं। बियारी। सुबह का खाना को बासी, दोपहर का खाना को पेज और रात का खाना को बियारी। इनका प्रमुख वृक्ष साजा वृक्ष है, साज का वृक्ष। और ठाकुर देव जो हैं इनके देवता, वो गांव की भूमि के देवता होते हैं, याद रखना है। गांव की भूमि के देवता होते हैं। और बीमारी से रक्षा हेतु बूढ़ा देव की पूजा भी करते हैं। बीमारियों से रक्षा हेतु बूढ़ा देव की पूजा भी करते हैं। बैगा मुख्य रूप से दो प्रकार की कृषि करते हैं। कृषि इंपॉर्टेंट है। एक तो है पोंडू कृषि, इसी को झूम कृषि भी कहा गया। झूम कृषि, ये एक कृषि इंपॉर्टेंट है। और एक है बेवार। ये दो प्रकार की इनके लिए कृषि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पोंडू झूम और बेवार, ये दो कृषि करते हैं इन लोग। और द बैगा नामक एक किताब लिखी गई है जो लिखी थे बेरियर एल्विन ने। बेरियर एल्विन ने द बैगा नामक किताब लिखी है। इनका एक नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, कर्मा। बैगा का कर्मा, जो 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था कर्मा को।
बैगा जनजाति का क्या है, ये एक नृत्य है। अब बात करते हैं आगे अपन कोरकू जनजाति की। देखिए कोरकू जनजाति, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति सतपुड़ा के वन्य अंचलों मुख्यतः छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल जिले के भैंसादेही, बैतूल में आता है ये भैंसादेही, और चिचोली तहसील, ये चिचोली तहसील भी बैतूल में है, हरदा की टिमरानी और खिरकिया तहसील, हरदा की टिमरानी तहसील और खिरकिया तहसील, और खंडवा के हरसूद और बुरहानपुर जिले के ग्रामों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अकोला और मेलघाट तथा गोसीता में भी कोरकू जनजाति निवास करती है। तो ये जगह का नाम याद रखना है आपको, होशंगाबाद और बैतूल इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद और बैतूल में निवास करती है कोरकू जनजाति। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। तो कोरकू का रंग काला, आंखें काली, नाक कुछ चपटी और नाथुने फूले हुए रहते हैं, ओठ मोटे तथा चेहरे गोल होते हैं इनके भी, और इनकी शरीर बहुत हष्ट पुष्ट होता है। इनके गालोन की हड्डियां ऊपर उठी रहती है, जो गले में हड्डियां होती है, नाक चौड़ी होती है, तब भी यह निग्रो की तरह दिखाई नहीं देते, जो निग्रो होते हैं उनकी तरह दिखाई नहीं देते, ये बताया गया है। इनका रहन सहन कैसा है वो देखते हैं। कोरकू का पहनावा बहुत ही साधारण है। पुरुष शरीर के ऊपरी भाग पर सूती बांडी और कुर्ता, और कमर के नीचे घुटने में सफेद धोती पहनते हैं। सिर पर 4-5 हाथ का अंगूछा या पगड़ी बांधते हैं। ये गले में चांदी, कांसे और तांबे की छोटी ताबीज भी पहनते हैं। बच्चे नग्न अवस्था में ही रहते हैं। कोरकू की स्त्रियां रंग बिरंगे नीले, हरे, लाल, गुलाबी रंग के लुगड़े पहनना पसंद करती है। यह बदन ढकने के लिए एक रंग बिरंगी धोतियां भी पहनती है। लाल, पीले, हरे, काले रंग के मोतियों से बनी मूंग की माला व पोत मालाएं भी पहनती हैं। तो ये इनका रहन सहन था। तो इसके बारे में आपको देख लेना है एक बार, फिर से एक बार शॉर्टकट में रिवीजन करा दे रहा हूं मैं। यह होशंगाबाद और बैतूल में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति कोर शब्द से हुई है। कोर जिसका अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। इनमें सिडोली प्रथा भी प्रचलित है। एक प्रथा है सिडोली प्रथा। इसमें शव को दफनाया जाता है। शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित है, उसे सिडोली प्रथा कहते हैं। और ये निमाड़ क्षेत्र में ज़्यादातर निवास करने को दिखेगी आपको। होशंगाबाद बैतूल के अलावा निमाड़ क्षेत्र है ना, कभी क्षेत्र पूछा तो। इस जनजाति की उपजाति भी है एक, जिसका नाम है नाहाला। एक उपजाति का नाम है नाहाला। और चटकोरा नृत्य, एक नृत्य है चटकोरा नृत्य, कोरकू जनजाति में प्रचलित है। तो इससे इतना ही। अब बात करते हैं आगे सहरिया जनजाति की। सहरिया तो देखिए सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। 3 जनजातियां ऐसी है जिसे विशेष पिछड़ी कहा गया है। कौन सी? एक तो हो गया बैगा, भारिया और सहारिया। ये 3 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुन्हा हो गया, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड के क्षेत्र में निवास करती है। सहरिया जनजाति का घनत्व तो ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक है। याद रखना है, ये सर्वाधिक मिलेगी आपको ग्वालियर संभाग में सर्वाधिक है। और जो राजस्थान से लगे हुए जो जिले हैं वहां पे भी मिलेगी आपको। राजस्थान से लगे हुए जिले जैसे कि बात की जाए तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, इधर देखने को मिलेगी। जो मध्य भारत का पठार वाला जो क्षेत्र है, जो जिले वहाँ पे आते हैं, वहाँ देखने को मिलेगी ये जनजाति आपको, सहरिया जनजाति। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। सहरिया कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति है। कोलेरियन परिवार की संपूर्ण पहचान रखने वाली जनजाति है। फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल, क्योंकि यहाँ के लोग जंगल में निवास करते थे, अतः इन्हें सहरिया कहा जाता है। एक अन्य प्रचलित धारणा के अनुसार सहरिया शब्द की उत्पत्ति सहधन आर्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला मनुष्य, यानी शेर के साथ रहने वाला। तो सहधन आर्य से हुई है, जिसका अर्थ है शेर के साथ रहने वाला, उससे हुई है इसकी उत्पत्ति सहरिया।
शारीरिक विशेषता देख लेते हैं इसकी कैसी है इनकी। सहरिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम ऊंचा, रंग सांवला। इन्हें पहचानने में राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। राजस्थानी पहनावा पहनते हैं ज़्यादातर, देखा जा सकता है। सहरिया पुरुष धोती, रंगीन कमीज और सफा डालते हैं। स्त्रियां लहंगा, घाघरा, लुगड़ा, पेटिया, सलूक पहनती हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय होते हैं। स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना करवाती है, तो गोदना इसमें भी करवाती है। तो ये समझ में आ गया आपको सहरिया जनजाति। अब देखिए क्विकली रिवीजन करके मैं आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी और कुपोषित जनजाति ये आ सकता है। कुपोषित कौन सी है पूछेगा तो यही है, सहरिया। और मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कुपोषित जनजाति है। सहरिया का अर्थ होता है शेर के साथ रहने वाला, ये याद रखना है। सहरिया का अर्थ क्या है? शेर के साथ रहने वाला। इनके मकान कतार रूप से होते हैं जिन्हें सहराना कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो मकान हैं वो कतार रूप से होते हैं जिसे सहराना कहते हैं, सहराना कहते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में पाई जाती है ये, और इसमें एक विवाह प्रचलित है, राजा भाजी विवाह। राजा भाजी विवाह प्रचलित है सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति का मुखिया पटेल कहलाता है। इनका एक मुखिया होता है जिसे पटेल कहते हैं, पटेल, मुखिया को पटेल कहलाता है। और यहाँ एक लोक गायन प्रचलित है इसमें, जिसका नाम है दुल दुल घोड़ी। दुल दुल घोड़ी, दुल दुल घोड़ी कभी आ सकता है। दुल दुल घोड़ी किसमें प्रचलित है? सहरिया जनजाति में। तो सहरिया से इतना ही। अब आगे चलते हैं अपन अगरिया जनजाति के बारे में। अगरिया के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अगरिया जनजाति, अगरिया विशेष उधम वाली गोंड की उपजाति है। जो गोंड जनजाति है उसकी उपजाति है, याद रखना है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला शहडोल जिले में पाई जाती है। अगरिया लोगों का प्रमुख देवता लोहासुर है। लोहासुर महाराज इनका प्रमुख देवता है, जिनका निवास धधकती हुई भट्टी में माना जाता है। जो धधकती हुई भट्टी होती है उसमें माना जाता है। यह अपने देवताओं को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, यानी बलि चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है? मार्ग शीर्ष महीने में दशहरे के दिन तथा फाल्गुनी माह में लोहा गलाने के प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है। जितने भी औजार हैं जिनसे ये लोहा को गलाते हैं उसकी पूजा करते हैं इन लोग। किस दिन? दशहरे के दिन। इनका भोजन मोटा अनाज और सभी प्रकार के मांस है। या सुअर का मांस विशिष्ट चाव से खाते हैं। इसमें गोदना गुदाने का भी रिवाज है। विवाह में वधु शुल्क का प्रचलन भी है। वह किसी भी सोमवार, मंगल या शुक्रवार को संपन्न हो सकता है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृत है। विधवा विवाह भी स्वीकृत है इनके समाज में। अगरिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। विवाह के टाइम पे उड़द की दाल बनाते हैं, माना जाता है। जिस तरह प्राचीन काल में असुर जनजाति कोलों के क्षेत्र में लोहे का कार्य संपन्न करते थे। असुर जनजातियों कोलों के क्षेत्र में लोहे का कार्य संपन्न करते थे। और उसी भांति अगरिया गोंड जनजाति के क्षेत्र में आदिवासी लोहार थे। उसी भांति अगरिया गोंड जनजाति के क्षेत्र में आदिवासी लोहार थे। ऐसा समझा जाता है कि असुरों और अगरिया दोनों ही जनजातियों में आर्यों के आने के पूर्व ही लोहे को गलाने का राज जान लिया था। तो इनका ऐसा कहना है कि सबसे पहले लोहे को हमने बनाया। तो अगरिया जनजाति प्राचीन काल में ही लौह अयस्क को साफ करके लोहे धातु का निर्माण कर रहे हैं। तो आर्यों के आने के पहले ही इनने लोहे को गलाने का काम सीख लिया था। और इनका यह मानना है कि लोहे की खोज सबसे पहले हमने की थी। अगरिया प्राचीन काल से ही लौह अयस्क को साफ करके लौह धातु का निर्माण कर रहे हैं। तो इनसे आपको क्या क्या याद रखना है? अगरिया जनजाति से इनका प्रमुख देवता लोहासुर महाराज है। और इनका मानना है कि सबसे पहले लोहे को हमने खोजा था, यानी अगरिया जनजाति ने खोजा था। इनका प्रमुख व्यवसाय लोहे के औजार बनाना है। लोहासुर महाराज को काली मुर्गी की बलि देते हैं। तो अगरिया जनजाति से इतना ही। अब बात करते हैं अपन अगली जनजाति की, कोल जनजाति की बात कर लेते हैं। कोल देखिए कोल जनजाति। कोल मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर श्रेणी के मूल निवासी है। जो विंध्य और कैमूर की श्रेणियां हैं वहां के मूल निवासी हैं तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। यह जनजाति रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, कटनी, जबलपुर में निवास करती है। कोल जनजाति का पूर्व मूल निवास रीवा के बरदीराज क्षेत्र और कुराली के नाम से जाना जाता है। कुराली को माना जाता है, जो कुराली है रीवा में
कुराली को माना जाता है। यह जनजाति मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है। मुंडारी यानी मुंडा समूह की जनजाति है। जो एक मुंडा समूह होता है, यह मुंडा समूह की जनजाति है, याद रखना है। यह जनजाति मुंडारा अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है और यह ऑस्ट्रिक की जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक की जनजाति है। तो आपको कितना याद रखना है, कोल से क्या क्या याद रखना है। यह मुंडा समूह की जनजाति है। इसकी पंचायत को गोहिया कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी जो पंचायत होती है इसे गोहिया कहा जाता है। इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है और इनका प्रमुख चौधरी कहलाता है। इनका जो प्रमुख होता है वो चौधरी कहलाता है। और कोल दह का नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। कोल दह का नृत्य कोरकू जनजाति में प्रचलित है। तो सॉरी, कोरकू बोल दिया मैंने, कोल जनजाति पढ़ रहे हैं अपन, कोल जनजाति में प्रचलित है। तो कोल जनजाति के बारे में था, या मुंडा समूह की जनजाति है। इसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। इसका प्रमुख चौधरी कहलाता है। कोल दह का नृत्य प्रचलित है कोल जनजाति में। अब बात करते हैं पारधी जनजाति की। अब बात करते हैं पारधी जनजाति की। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पाई जाती है। पारधी शब्द मराठा शब्द पाराध का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आखेट का मतलब होता है यहाँ से वहाँ घूमते हुए शिकार करना या जंगली पशुओं पक्षियों का शिकार करने का कार्य करना। जंगली पशु पक्षियों के शिकार करने का कार्य करना को आखेट कहते हैं। घूम घूम के उनके पीछे जाके उनका शिकार करना को आखेट कहते हैं। अनुसूचित जनजातियों की शासकीय सूची में भी पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलिया को सम्मिलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति की शासकीय सूची में भी पारधी जनजाति के अंतर्गत बहेलिया को सम्मिलित किया गया है। पारधी जनजाति की उपजातियां दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उपजातियां याद रखना है। एक भील पारधी है। भील पारधी जो पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं, भील पारधी कहलाते हैं, ये याद रखें। एक चीता पारधी है जो पशुओं को पालने में पाल के प्रशिक्षित करते हैं, उसे चीता पारधी कहते हैं। परंतु यह बहुत पहले की बात है, 100 साल पुरानी बात हो गई है। गोसाई पारधी, यह लोग गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते, गेरू रंग के वस्त्र पहनते तथा भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा वस्त्र धारण करते हैं, साधु जैसे दिखाई देते हैं और लोग हिरण का शिकार करते हैं। बंदर वाले पारधी है, एक बंदर वाला पारधी या बंदर नचाने वाले पारधी होते हैं। फांस फारदी जो शिकार को जाल में फांसकर उन्हें फांस फारदी कहलाते हैं, याद रखना है। अगला है टाकन कर और टाकिया पारदी। टाकन कर और टाकिया पारदी सामान्य शिकारी और हंका लगाने वाले होते हैं। हाका लगाने वाले, हाका यानी आवाज देते हैं, हाका लगाते हैं ना, बुलाना, या शिकारी और हाका लगाने वाले पारदी होते हैं, याद रखना है। उसके बाद अगला है सीस का तेल वाले पारदी। पुराने समाज में मगरमच्छ जो होता था, मगर का तेल निकालने वाले पारदी सीस का तेल वाले पारदी कहलाते थे। लंगोटी पारदी, ये वस्त्र में केवल लंगोटी पहनते हैं, इन्हें लंगोटी पारदी कहा जाता है। तो आपको इससे क्या क्या याद रखना है? पारदी जनजाति से आप याद रख सकते हैं, यह एक इनकी आजीविका का मुख्य साधन वन्य शिकार है, वन्य प्राणी के शिकार है, ये याद रखना है। और ये सीहोर व रायसेन जिले में पाई जाती है। कभी जिले का नाम देके पूछा जा सकता है। यह सीहोर और रायसेन जिले में पाई जाती है पारधी जनजाति। अब बात करते हैं अपन अगली जनजाति की, भारिया जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो भारिया जनजाति को देखते हैं। अब भारिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बात कर लेते हैं। भारिया जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के पातालकोट में, सिवनी मंडला जिले में पाई जाती है। इस अपेक्षाकृत बड़े भाग में फैली जनजाति एक छोटा सा समूह छिंदवाड़ा के पातालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है। पातालकोट स्थान को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ वहाँ स्थान है जहाँ समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। वहाँ जाओ तो ऐसा लगता है यहाँ का समय रुका हुआ सा प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के निवासी शेष दुनिया से अलग थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें अपनी इनकी खुद की मान्यताएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था है, जिसे बाहर के लोग कभी कभार पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए। बाहर के लोग कभी कभार पहुंचते रहते हैं, किंतु यहाँ के निवासियों को कुछ खास लेन देना नहीं रहता उनसे। पातालकोट का शाब्दिक अर्थ होता है पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला,
यह नाम बाहरी दुनिया के लोगों ने छिंदवाड़ा को इस स्थान को दिया है जिसमें चारों ओर त्रिव ढाल की पहाड़ियां, इन वृत्ताकार पहाड़ियों को माने सचमुच की एक दुर्ग का रूप ले लिया हो। पातालकोट में 90% भारी जनजाति निवास करती है और 10% दूसरे आदिवासी जनजातियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, भारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। यह छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है। गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है। ये जो गोंड जनजाति है उसको अपना बड़ा भाई मानती है। इसका मकान घास फूस के होते हैं। इनका मकान जो होता है वो घास फूस का होता है, जिसे ठाना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसे ठाना कहा जाता है। पातालकोट का आकार घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। जो घोड़ा होता है घोड़े की नाल के जैसा नजर आता है। और यू आकार की घाटी बनी हुई है, कभी पूछा जा सकता है। पातालकोट का जो आकार है वो कैसा यू आकार की घाटी बनी हुई है और पातालकोट का आकार घोड़े की नाल जैसा नजर आता है। इनमें एक नृत्य फेमस है जिसका नाम है अहिराई नृत्य। ये भारिया जनजाति करती है, याद रखना है। तो भारिया जनजाति से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं बंजारा जनजाति की। बात कर लेते हैं बंजारा जनजाति की। बंजारा भारत की बहुत पुरानी यायावर जनजाति है। मध्य प्रदेश में बंजारा एक घूमंतु यानी घूमती फिरती घुमंतु जनजाति के रूप में जानी जाती है। लेकिन प्रदेश के क्षेत्रों में विशेषकर निमाड़, मालवा, मंडला आदि में बंजारा जनजाति के लोग ग्राम बसाकर रहते हैं, जिसे टांडा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। जो बंजारा जनजाति के लोग हैं जो गांव बसा के रहते हैं, उसे कस्बा बसा के रहते हैं, उसे टांडा कहा जाता है। प्रारंभ में बंजारा जनजाति के लोग जीवन उपयोगी सामग्री को बैलों में लाद कर ग्राम लेकर जाकर बेचते थे, जिसे बालद लाना कहा जाता था। किसी समय बंजारा का इस दृष्टि में समाज में अत्यधिक महत्व था। ग्रामों में धन की पूर्ति बंजारा लोग ही करते थे। बंजारा जाति कंघी के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बंजारा से। बंजारा लोग का ये कहना है कि कंघी का आविष्कार सबसे पहले हमने किया था। कंघी जिससे बाल संवारते हैं हम वाले कंघी की बात हो रही है। बंजारा का मूल उद्गम और निवास स्थान राजस्थान माना जाता है। बंजारा अपने आप में राजपूतों का वंशज मानते हैं। यायावर के कारण बंजारा जाति की संस्कृति सर्वप्रथा अलग प्रकार की बनी हुई है। इनके रहन सहन, वेशभूषा यानी पहनावा, खान पान में एक तरह की भिन्नता पाई जाती है। बंजारा आज भी अपने कबीलाई जिंदगी की बहुत सी रूढ़ियों में अपनाए हुए हैं, रूढ़िवादी अपनाए हुए हैं। तो बंजारे आज भी अपनी कबीलाई जिंदगी में बहुत ही रूढ़ियों को अपनाए हुए हैं। कबीलों का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कबीलों का एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं। कबीलों में सभी तरह की व्यवस्था करने वाले बंजारों में नाई, धोबी, चर्मकार, बढ़ई आदि होते हैं। इसमें चरण और चाट भी होते हैं। पशु व्यवसायी बंजारे भी होते हैं, तो पशु व्यवसाय भी करते हैं इन लोग। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली बातें, बंजारा सिख धर्म से प्रभावित है। ये इंपॉर्टेंट है। बंजारा जो है सिख धर्म से प्रभावित है। गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब पर बंजारा अटूट आस्था रखते हैं। बंजारे जो हैं वो अटूट आस्था रखते हैं। विवाह के अवसर पर मुखिया उदासी अरदास पढ़ते हैं। जो मुखिया होते हैं उदासी अरदास पढ़ते हैं सिख धर्म की तरह। बंजारों में गणगौर पर्व, जो गणगौर पर्व है, त्यौहार है, ये सावन के महीने में मनाया जाता है। जबकि अन्य समाज में चैत्र वैशाख में मनाया जाता है। मनाया जाता है। बंजारे मिट्टी की गणगौर मूर्तियां बनाकर पूजा भी करते हैं। तो याद रखना, बंजारे मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा भी करते हैं। बंजारा जनजाति से इतना ही। ये घुमंतु जनजाति, घूमती फिरती, निवास स्थान निमाड़ क्षेत्र है। इनका कंघी के आविष्कारक माने जाते हैं, याद रखना है। अब अगली जनजाति की बात करते हैं, पानिका या पानिका। तो ये एक जनजाति है, इंपॉर्टेंट है।
देखिए इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पानिका जनजाति देवगढ़ प्रजाति की जनजाति है। देवगढ़ प्रजाति की जनजाति जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में पानिका के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार को पानिका के नाम से जाना जाता है। पानिका मुख्यतः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजाति है। इस जनजाति के लोग कबीरपंथी होते हैं, ये डायरेक्ट आता है पेपर में, कबीरपंथी होते हैं या कबीराहा भी कहलाते हैं, इनको कबीराहा भी कहते हैं। इस जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल में पाए जाते हैं, ये पूछा जाएगा। पानिका कहाँ पाई जाती है? सीधी और शहडोल में मिलती है। तो इससे क्या क्या याद रखना है? पानिका जनजाति के लोग कबीरपंथी होते हैं। पानिका बुनकर जनजाति है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो जनजाति है पानिका, ये बुनकर, जो बुनकर कपड़े बनाने वाले को बोलते हैं, बुनकर जनजाति है, सीधी शहडोल में पाई जाती है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। ये आए हुए तथ्य हैं एमपीपीएससी में पहले, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इस तथ्य को ध्यान से देखना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 47 जनजाति निवास करती है। विकिपीडिया के अनुसार 46, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 47 जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 47। बात करते हैं कोल जनजातियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। जब कोल जनजाति पढ़े थे, जब मैंने आपको बताया था, कोल जनजाति की पंचायत जो होती है उनकी खुद की, उसे गोहिया कहा जाता है। पूछा गया है, पूछा जाएगा। कोरवा जनजाति की पंचायत को मा में एक ही मात्रा मयारी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी कहा जाता है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये जो फैक्ट दिए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति झाबुआ, देखो झाबुआ से ही अलग हुआ है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर सही हो जाएगा। तो झाबुआ जिले में निवास करती है। यहाँ कुल जनसंख्या का 86% भाग जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश का जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई लोग इसमें झाबुआ समझ लेते हैं, याद रखना है। लेकिन शोध एवं विकास संस्थान, उनके शोध करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो संस्थान बनाया गया है वो भोपाल में है, राजधानी भोपाल में। बात करते हैं अगला फैक्ट। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ जिले में बनाया गया था। सर्वाधिक आदिवासी थे वहीं पे पाए जाते हैं। तो याद रखना, ये देश का था, मध्य प्रदेश का ही नहीं, ये देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में था। मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोध हेतु एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। वैसे मध्य प्रदेश में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक तो है डॉक्टर हरि सिंह गौर जो सागर में है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और एक ये है। 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है इसको, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, इसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कहते हैं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, याद रखना है। भीलों के मकान को कू या में कामे ओ की मात्रा लिखा है, लेकिन ये कू है, कू के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके स्थान के समूह को फाल्या कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? कू, जबकि भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं, जबकि उनके निवास स्थान के समूह को फाल्या कहा जाता है, फाल्या। तो बिल्कुल याद रख लेना है, ये क्वेश्चन बनेगा। सहरिया हो गया, बैगा हो गया और भारिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ये 3 जनजाति ऐसी है जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा यानी घोषणा की गई है। तो एक सहरिया हो गई, बैगा हो गया और भारिया हो गया, याद रखना है नाम। सहरिया, बैगा और भारिया, ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1964 में, ये आ सकता है, मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम उसके अगले साल ही बदल दिए। 1965 में नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया था। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग
कर दिया गया था। और गांधी जी ने आदिवासियों को हरिजन कहकर पुकारते थे, ये भी याद रखना है। तो इसकी स्थापना भी याद रखना है, स्थापना भी पूछी जा सकती है। आदिम जाति कल्याण विभाग की 64 और 65 में नाम बदल दिए। तो याद रखना है 64 में आदिम जाति कल्याण विभाग और 65 में नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग। मैंने आपको बताया यहाँ पे हरिजन कहकर महात्मा गांधी ने आदिवासियों को हरिजन कहकर पुकारा था। और एक और याद रखना है, सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर, ठक्कर बापा, ये आते रहता है इनका नाम। सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। इन्होंने आदिवासियों यानी ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बापा को, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां जो हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, ये पूछा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये नाम याद रखना है। भगोरिया हाट मेला ये झाबुआ में मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा, तो होली के विशेष अवसर पर। तो भगोरिया हाट मेला के समय भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये अवसर पर भील युवक युवतियों को जीवन साथी चुनने का चुनाव करते हैं। 7 दिन का चलने वाला है ये पर्व। ये जो पर्व है, ये खेल है, 7 दिन तक चलता है, ये याद रखना है, 7 दिन तक। इसमें युवक और युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो ये याद रखना है। पूछा जाता है भगोरिया हाट मेला कहाँ लगता है? झाबुआ में भील जनजाति द्वारा। हाथ में गुलाल लेकर, लड़के हाथ में गुलाल लेकर और पान बांटते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें, तो ये याद रखना है। ये पूछा जाएगा भगोरिया हाट मेला। बात करते हैं अगला, ये क्वेश्चन आया हुआ रहेगा। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है, यहाँ पे हलबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट जिले में हलबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान माना जाता है बालाघाट जिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि निमाड़ है, निमाड़ बंजारों का स्थान माना जाता है। निमाड़ जो है वो बंजारों का। और जबलपुर में मांडिया एक जनजाति है जिसका नाम है मांडिया, ये पूछा जा सकता है। जबलपुर में मांडिया जनजाति का निवास स्थान और विंध्य प्रदेश में खैरवार जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। याद रखना है, खैरवार जनजाति का निवास स्थान माना जाता है, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हलबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान माना जाता है, जबकि निमाड़ में बंजारों का और जबलपुर में मांडिया का और विंध्य प्रदेश में खैरवार जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति है, वो जो राजकीय वृक्ष है अपना, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, उसको पवित्र मानते हैं। ये साज का वृक्ष और बरगद का वृक्ष की पूजा करते हैं, याद रखना है। बैगा जनजाति जो है बरगद के वृक्ष को पवित्र मानती है, क्योंकि इसमें उनके प्रमुख देवता जो है बूढ़े देव निवास करते हैं। क्योंकि इसमें इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव निवास करते हैं, याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो क्वेश्चन पूछे बनते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे जनजातियों और उपजातियों की, उपजाति या उप जनजाति की। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बना लेता है आयोग, इसलिए इसको याद रखना है। तो देखो, गोंड जनजाति जो है, इसके बारे में अपन ने पढ़े हैं। इसकी उपजाति क्या है? परधान, अगरिया, ओझा, नागरची और सोलहास। 5 जनजाति दी है, तो 5 को तो याद रख लेना है आपको। परधान, अगरिया, ओझा, नागरची और सोलहास गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। भील की है बरेला, भिलाला और पटेलिया, या पटलिया या पटेलिया बोलते हैं इसको। तो भील की 3 ही है, बरेला ये इंपॉर्टेंट वाली दी गई है, इसके अलावा और है बरेला, भिलाला और पटेलिया। अब बैगा की बात कर लेते हैं। बैगा की है बिंछावर, नरोतिया, भरोतिया। बिंछावर, नरोतिया और भरोतिया ये इनकी उप जनजातियां हैं या उपजाति हैं। और नहार मैना और खट मैना, नहार मैना और खट मैना ये इंपॉर्टेंट है। बिंछावर बैगा की, नरोतिया, भरोतिया, नहार मैना और खट मैना
ये आपको इतने तो याद रखना ही रखना है, काहे कि उपजातियाँ भी परीक्षा में पूछी जाती है। और प्रीवियस जो पेपर में आज तक क्वेश्चन आए हैं उनको भी आप देख के जाएं, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। इस लेक्चर में हमने जनजाति डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, पूरी जनजाति मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजाति है वो डिस्कस किए हैं। तो आपको ये याद रखना है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। हो सके जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बताने की कोशिश किया हूँ। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की बोलियाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।